हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं नेशनल करंट अफेयर पार्ट टू। पार्ट वन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, पार्ट टू लेके आया हूं आज मैं। दिस इज़ मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ पर आपका स्वागत है। किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये महत्वपूर्ण रहेगा करंट अफेयर 2022 के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये है निचोड़ नेशनल करंट अफेयर के नाम से, निचोड़ ही है ये। आप देख पाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी ये सारी चीज़ें। तो प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग, आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत होती नहीं है। प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन बन गया है? तो ये बन गया दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए जो है राजमार्ग बन गया है, यानी प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। और इसी राजमार्ग के बीच में करनाल जो कि पड़ता है हरियाणा में, वहाँ पे ये चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग। अब आप इतना सोचिए कि भाई वाहन अनुकूल राजमार्ग है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो चलेंगे चार्ज होने वाले। तो जैसे पेट्रोल चाहिए वैसे चार्जिंग के लिए भी चाहिए। तो करनाल इसके बीच में पड़ता है जो कि हरियाणा में है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो है चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। इतना याद रखना है आपको। वैसे क्वेश्चन यही पूछेगा, प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग क्या कौन सा है? तो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग है। ठीक है, अब दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे तो बीच में पड़ेगा करनाल। ठीक है, हरियाणा होते हुए ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म मुक्त ईंधन किसने बना दिया है? जिसको ग्रीन स्टील भी आप कह सकते हैं। तो ग्रीन स्टील का यानी हरित इस्पात का जीवाश्म मुक्त ईंधन है ग्रीन स्टील या हरित इस्पात, तीनों पूछ सकता है। इसका निर्माण किया है स्वीडन, और ऐसा करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है स्वीडन। ठीक है, जीवाश्म मुक्त ईंधन या ग्रीन स्टील बनाने वाला पहला देश विश्व में है स्वीडन। इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। वाहन स्क्रैपिंग नीति, आपको पता होगा कि जो पुराने वाहन हैं, ये वैसे तो ये नीति बजट 2021 में ऑलरेडी डिस्कस हो गई थी 2021 में, बट इसको शुरू किया गया 13 अगस्त 2021 से गुजरात से मोदी जी द्वारा। ठीक है, मोदी जी वहाँ संबोधित कर रहे थे और वहाँ पे इन्होंने 13 अगस्त 2021 को इसके बारे में पहली बार जिक्र किया। तो याद रखिएगा, वाहन स्क्रैपिंग नीति इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसमें प्राइवेट जो वाहन हैं उनको 25 साल, और जो कमर्शियल व्हीकल है यानी वाणिज्यिक प्रयोग में होते हैं उनको 15 साल के बाद उनको स्क्रैप किया जाएगा। फिर उनमें जो अगर वो स्क्रैप करके नई गाड़ी लेने जाएंगे तो 5% की छूट उनको दी जाएगी। ये सारी जितनी भी बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बताता जाऊँगा कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो वाहन स्क्रैपिंग नीति मैंने बता दी किससे संबंधित है। 13 अगस्त 2021 को गुजरात से ये शुरू हुई मोदी जी के द्वारा। आप इसको याद रखेंगे, वाहन स्क्रैपिंग नीति को। वैसे मुझे पता आपको सब पता होगा, इसमें बहुत पुरानी बात हो गई है ये। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 26 फरवरी 2022 को ये शुरू कर दिया गया है। आयुष्मान भारत पहले से चल रहा था, कंफ्यूज मत होइएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ये, अब इसको पूरी तरह डिजिटलीकरण किया जा रहा है इसका, और 22 फरवरी 2022 से इसको शुरू कर दिया गया। ठीक है, 26 फरवरी 2022 से याद रखिएगा डेट, 26 फरवरी। ठीक है, 26 जनवरी नहीं है, 26 फरवरी है 2022। आयुष्मान भारत का जो है डिजिटल मिशन, इसको शुरू किया गया है राष्ट्रीय स्तर पे। अब पूरे नेशनल लेवल पे इसका डिजिटलीकरण किया जा रहा है। 5 साल के लिए इसको 1600 करोड़ रुपए का बजट जो है प्रावधान किया गया है। कब से कब तक है ये? 2022 से 26 तक। ठीक है, तो 22, 23, 24, 25, 26 5 साल हो जाएंगे। ये मत सोचिएगा 22 से 26 हो रहा है तो 22 भी इंक्लूड होगा और 26 होगा तो 5 साल हो जाएंगे। 5 ईयर के लिए 1600 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। कार्यान्वयन एजेंसी है इसकी NHA, नेशनल हेल्थ एजेंसी। ठीक है, तो ये इसका कार्यान्वयन करेगी और डिजिटल किया जाएगा ताकि जो कार्ड हैं लोगों के, वो अपने कार्ड को इशू करा सकें और इसका लाभ ले सकें। जो आयुष्मान कार्ड दिया जाता है ना, आयुष्मान भारत कार्ड, तो वो सब ऑनलाइन किया जाएगा ताकि लाभार्थी इसका उपयोग कर सकें। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, बस यही है कि सारे डेटा को ऑनलाइन किया जाएगा। अगला है, IVF टेक्नोलॉजी से भारत में पहली बार बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है। तो ये याद रखना है, IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको कृत्रिम गर्भाधान भी बोलते हैं। तो IVF का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इन विट्रो टेक्नोलॉजी से। ठीक है, एक इन वीवो होता है, एक इन विट्रो होता है। तो ये इतना मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं जाना है, बस टेस्ट ट्यूब के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। और भारत में पहली बार बन्नी भैंस के बछड़े का जो है जन्म हुआ है, और बन्नी भैंस जो है गुजरात में काफ़ी फेमस है।
ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भारत में पहली बार हुआ है ऐसा। सुशीला एग्रो फार्म है सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, वहाँ पे ये ऐसा पहली बार किया गया है। तो याद रखिएगा, कृत्रिम गर्भाधान से भारत में पहली बार बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है, सुशीला एग्रो फार्म सोमनाथ गुजरात में। अगर हम बात करें गाय के बछड़े की, तो गाय के बछड़े का पहली बार हो चुका है 2017 में छत्तीसगढ़ राज्य में गाय का बछड़े का जन्म हुआ था आईवीएफ से। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, आईवीएफ। ठीक है, यानी कृत्रिम गर्भाधान से बन्नी भैंस के बछड़े का। बिहार में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वहाँ पे ऐसा अलग अलग चीज़ों के लिए हुआ है, तो वो बिहार के करंट अफेयर में मैं कवर कर चुका हूँ। अगला है मॉस्क्यूरिक्स। तो मॉस्क्यूरिक्स क्या है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मॉस्क्यूरिक्स आप ऐसे याद रख सकते हो, मॉस्कीटो कहते हैं हम मच्छर को, ठीक है, अंग्रेजी में मॉस्क्यूटो कहते हैं ना, तो मॉस्कीटो या मॉस्क्यूरिक्स। तो इसमें मॉस्क्यू तक तो आ ही रहा है, मॉस्कीटो। तो ये मलेरिया के लिए फर्स्ट मलेरिया रोधी टीका है। ये इंपॉर्टेंट बात है, मलेरिया के लिए अभी तक कोई टीका नहीं अवेलेबल था, लेकिन मॉस्क्यूरिक्स करके फर्स्ट मलेरिया रोधी टीका विकसित किया गया है ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन के द्वारा। तो ये मत याद रखिएगा, जीएसके जरूर याद रखिएगा। जीएसके की फुल फॉर्म होती है ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन, और ग्लेक्सो क्या है, ये मेडिकल फार्मा कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जीएसके, और इसने विकसित किया है मलेरिया रोधी टीका जिसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स। इसको अगर आप इसके मेडिकल नेम पे जाओगे तो RTS SO1 है, और RTS भी बोला जा रहा है, बट आपको मॉस्क्यूरिक्स जानना है। बस आपसे पूछेगा एग्जाम में मॉस्क्यूरिक्स क्या है, तो फर्स्ट मलेरिया रोधी टीका है, और जीएसके कंपनी ने इसको विकसित किया है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोवा में देश का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य जो है गोवा को घोषित कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और रेबीज क्या है, वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला रोग है। गोवा में इसको देश का प्रथम राज्य बना है गोवा, जो देश का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कुत्ते बंदर आदि के काटने से जो है रेबीज होता है। तो गोवा को देश का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। और ऐसा कब किया गया, 2018 से कोई मामला अब तक नहीं आया था बिहार यहाँ गोवा में, तो इसलिए गोवा को कर दिया गया देश का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, याद रखिएगा। चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, और ये भी इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अगर मलेरिया मुक्त हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। चीन ऐसा कर दिया, चीन ने मलेरिया मुक्त घोषित किया गया ये जून 2021 में। इससे पहले अल सल्वाडोर 2021 में हुआ था। ठीक है, अल्जीरिया और अर्जेंटीना भी 2019 में हो चुके हैं। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन से देश हैं जो मलेरिया मुक्त हैं। तो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन एकमात्र ऐसा है देश है जो मलेरिया मुक्त है, बाकी सब दूसरे पूर्वी प्रशांत और उधर के देश हैं। ठीक है, तो चीन मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है जून 2021 में। महत्वपूर्ण है ये बात, याद रखिएगा। जहाँ भारत में मलेरिया का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है, 82% जो डेथ है पश्चिमी प्रशांत में मलेरिया से भारत में होती हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर देना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 2DG आयुष 64, ये सबको पता होगा, बहुत पुरानी बात है। 2DG जो है 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज इसका फुल फॉर्म है, या इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसको मेडिकल नेम है 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG का। ठीक है, ये क्या है, इसको जो ड्रग जर्नल ऑफ इंडिया है, ठीक है, ADG जो है, उन्होंने इसको आपातकालीन प्रयोग के लिए इसको अनुमति दी थी कोविड के समय में। तो पूछ सकता है 2DG क्या है, तो ये इमरजेंसी ड्रग थी जिसको प्रयोग किया गया था कोविड के लिए। और आयुष 64 को भी याद रखिएगा, ये भी आयुष 64 भी पॉली हर्बल आयुर्वेदिक ड्रग थी, इसका भी प्रयोग किया गया इमरजेंसी ड्रग के तौर पे। और ये किससे मिलके बनी थी, काबासुरा, कुडीनीर, चिरायता, कुबेराक्ष से मिलके बनी थी 64 पॉली हर्बल आयुर्वेदिक ड्रग। याद रखेंगे 2DG आयुष 64, ये दोनों ही जो हैं ये कोविड के तौर पे आपातकालीन दवा के तौर पे इनका प्रयोग किया गया था कोविड के समय में। ठीक है, और 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का निर्माण डॉक्टर रेड्डी कंपनी ने किया था इनमास के प्रयोग से। ठीक है, ये याद रखें, इनमास क्या है, इंटरनेशनल मेडिकल अथॉरिटी है जो इस पे काम करती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, 2DG आयुष 64 महत्वपूर्ण है।
सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अगला है, अरावली जैव विविधता पार्क जो है गुरुग्राम में है ये, इसे भारत का प्रथम OECM स्थल घोषित किया गया है, यानी अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, क्या है OECM, हिंदी में बता देता हूँ। ये उन सभी क्षेत्रों के लिए दर्जा होता है जो प्रोटेक्टिव एरिया यानी संरक्षित एरिया के बाहर प्रभावी रूप से जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण में सफल रहते हैं। जैसे मान लीजिए, आपको पता होगा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, उनको तो प्रोटेक्टेड एरिया में यानी संरक्षित एरिया में डाल दिया जाता है कि इस जोन में कोई जाएगा नहीं, इस जोन में लकड़ी को इकट्ठा नहीं करेगा, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और उसमें बहुत सारे आधार बना दिए जाते हैं, ठीक है, एरिया डिसाइड किए जाते हैं कि इतना प्रोटेक्टेड है, इसमें और कोई नहीं जाएगा, इसमें कोई भी नहीं जाएगा कोर एरिया में, तो बफर जोन आदि विकसित किए जाते हैं। लेकिन ये अरावली जैव विविधता पार्क ऐसा है जो उन प्रोटेक्टिव एरिया के बाहर था, लेकिन फिर भी इसने जैव विविधता को यथासंभव संरक्षण में सफलता प्राप्त की है। तो इसको कोई ऐसा प्रोटेक्टिव एरिया भी नहीं था, लेकिन इसने अपने संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण तरीके से किया है। गुरुग्राम हरियाणा में है ये अरावली जैव विविधता पार्क, और इसको इसीलिए दिया गया भारत का प्रथम OECM स्थल, यानी अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स में इसको रख लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, अरावली जैव विविधता पार्क याद रखिएगा, भारत का पहला है ये, तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे जो बिहार में तो स्पेशली पूछे जाते हैं, स्टेट PCS में कहीं भी पूछता है इनको। विदेशी मुद्रा भंडार का जो पूछता है, तो ये 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे है लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंग है 633.6 बिलियन जो है डॉलर में है, ये अमेरिकी डॉलर में ऑब्वियसली, तो 633.6 बिलियन जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन को कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो अब जितना भी 2022 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सब में 633.6 बिलियन ही आंसर होगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछते हैं इसको, क्योंकि ये तो चेंज होता रहता है, ठीक है, हर महीने के एंड में चेंज होता है, तो उतना नहीं पूछता है कि इतना अपडेट कैसे रहोगे। बट हाँ, 2022 में पूरे जब तक अगला सर्वे नहीं आता यही रहने वाला है। तो 633.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर को आप जरूर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार याद रहेगा कितना है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, 633.6 बिलियन। ये बहुत हाईलाइटेड, बहुत आउट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है विश्व निवेश रिपोर्ट, इससे भी पूछता है, यानी ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो इनफ्लो की बात हो रही है अभी तो यहाँ पे, फिर आगे देखेंगे आउटफ्लो। तो जो भारत में आया है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है, तो FDI भारत में कितना आया है, वो अंकटाड देखो इस रिपोर्ट को जारी करता है, विदेशी निवेश रिपोर्ट को, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, विश्व निवेश रिपोर्ट, और अंकटाड इसको जारी करता है। इसके अनुसार इंडिया में जो है 64 पूरा पूरा है, 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 27% की ग्रोथ है इसमें। तो अंकटाड ने ये जारी किया है, इंडिया में आया है 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। अंकटाड इस रिपोर्ट को जारी करता है, विश्व निवेश रिपोर्ट। अगर आप कहेंगे कि भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का वर्ल्ड में स्थान है 5वां, ठीक है। पूरा विश्व में देखें तो इनफ्लो के मामले में यानी इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत का स्थान है 5वां। पहले पे है USA, ठीक है, दूसरे पे चीन, तो जो कि हमेशा ही रहते हैं। फिर उसके बाद आप USA चीन याद रखोगे काम हो जाएगा, बट हांगकांग सिंगापुर और फिर 5वें पे भारत है। पांचों देखना चाहो तो वेल एंड गुड, नहीं तो पहले 2 याद रख लो, USA और चीन, उसके बाद 5वें पे भारत। भारत का कितना है, 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, भारत ने भी बाहर इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब भारत में आया है वो ठीक है, भारत ने भी किया है, तो इसमें भारत का स्थान 18वां है। अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा भारत ने निवेश किया, भारत कौन से नंबर पे, तो भारत है 18वें नंबर पे इसमें, ठीक है। इतना याद रखना है, महत्वपूर्ण है, या काफ़ी है। फिर अगला है PSLV C52 EOS-4 मिशन, इम्पोर्टेंट है, ये 2022 का पहला मिशन है। तो अगर देखो वही बात है, सब लोग डाउट में इसमें तो कि बिहार का पेपर पहले बन गया कि बाद में बना, बट अगर लेटेस्ट बना होगा तो फरवरी का तो करंट अफेयर आएगा ही फिर, क्योंकि मई में एग्जाम है। तो PSLV C52 फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट मिशन है और ये 2022 में पहला मिशन है इसरो का, ठीक है। 14 फरवरी 2022 को ये किया गया। तो ये क्या है, EOS से देखो समझ में आता है, अगर आप लोगों ने पहले थोड़ा बहुत भी ये स्पेस और ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट बोलते हैं इसको, यानी भू
अवलोकन उपग्रह है ये, जो जमीन का अवलोकन करेगा और फिर इसमें वही पर्यावरण से संबंधित सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। EOS क्या है, PSLV C-52, और ये उड़ान कौन सी भी थी, तो 54वीं उड़ान थी, क्योंकि 2 उड़ानें फेल हो चुकी हैं PSLV की, ये सब आपको पता होगा। तो ये PSLV C-52 के नाम से इसकी उड़ान 54वीं थी, ये आपको पता हो। और EOS-4 मिशन है, ये आपको याद रखना है। इसका कहाँ से प्रक्षेपण हुआ, तो श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन। ये सब आपको पता होगा अगर आप रेगुलर जो पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, तो ये कौन सा है, भू अवलोकन उपग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए। मिशन अवधि है इसकी 10 वर्ष, और ये एक्सएल यानी जो एक्सएल कैटेगरी का PSLV है। इतना मैं डिटेल में यहाँ नहीं जाने वाला हूँ, बस याद रखो एक्सएल संस्करण का ये 23वीं उड़ान थी। ठीक है, तो PSLV C-52 जो कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, जो पृथ्वी का जो है ये जो भूमि का भू अवलोकन करेगी, जो भी आपदाएं हैं, पर्यावरण की स्थिति का आकलन करेगी, उसकी ये 54वीं उड़ान थी PSLV की। 2022 में पहला मिशन था, 14 फरवरी 2022 को ये प्रक्षेपण किया गया श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इतना याद रहेगा। एक चीज और है जो बहुत महत्वपूर्ण रही है, करंट में रही है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और ये जो है सर्वाधिक शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन बताया जा रहा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को, जिसको नासा के द्वारा प्रक्षेपण किया गया फ्रेंच गुयाना से। तो इसमें आपको याद रखना किसने किया, नासा ने किया है। ठीक है, नासा USA की है, ऑब्वियसली आप सब लोग जानते होंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और कहा जा रहा है कि हाँ जो हबल टेलीस्कोप है उसका ये जो है दूसरा, मतलब उसका ही वो कहते हैं ना कि रिप्लेस कर रहा है उसको। तो ये ऐसा नहीं है, ये उससे भी बेहतर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, याद रखिएगा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन इसको बोला जा रहा है। ये अवरक्त दूरबीन है, यानी इंफ्रारेड दूरबीन है ये, इंफ्रारेड टेलीस्कोप। ठीक है, इंग्लिश में याद रखिएगा, अवरक्त दूरबीन हिंदी में बोलेंगे। सर्वाधिक शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। अच्छा, ये सिर्फ नासा का नहीं है प्रोग्राम, ये भी याद रखना है, कभी पूछ ले आपसे। नासा ने इसको किया है लॉन्च, लेकिन इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है। ठीक है, और कनाडा स्पेस एजेंसी भी है। तो यूरोप, कनाडा और नासा ने मिलकर इसको जो है बनाया है, विकसित किया है जेम्स वेब टेलीस्कोप को। और ये अब तक का सर्वाधिक शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन माना जा रहा है, जिसको नासा ने प्रक्षेपित किया फ्रेंच गुयाना से। इतनी बात याद रखेंगे, काफ़ी है। अवरक्त दूरबीन है, ये याद रख लीजिएगा। अगला एक महत्वपूर्ण है GSLV F10 EOS। तो EOS का मतलब होता है वही अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, भू प्रक्षेपक, भू संवेदनशील, या भू को जो है जमीन का जो है जो सर्वे करता है, उसका डाटा देता है। तो EOS याद रखना है आपको। असफल हुआ है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है, डिस्कस किया जा सकता है, पूछ सकता है इसको। तो ये जो है GSLV F10 ये हो गया है असफल। तो थर्ड चरण आप पूछ ले आपसे कि असफल कैसे हो गया, तो जो आप जानते हैं कि इसमें ठोस, तरल और गैस, ये अलग अलग चरण होते हैं सबके। किसी में सिर्फ ठोस होता है, किसी में गैस का प्रयोग भी किया जाता है, यानी तरल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो तीसरा चरण था वो उसमें प्रज्वलन नहीं हुआ क्रायोजेनिक चरण में, और ये असफल हो गया मिशन। तो याद रखिएगा GSLV F10 जो है ये असफल हो गया है। EOS-3 सैटेलाइट को, उपग्रह को लेके ये जा रहा था GSLV F10। ठीक है, याद रहेगा आपको, इम्पोर्टेंट है। अगला हैंसन क्रेटर को याद रखना है। नासा के अनुसार जो IAU है, यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, ठीक है, इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव माने जो चंद्रमा का साउथ पोल है, उस पे स्थित एक क्रेटर है, उसका नामकरण किया है हैंसन क्रेटर। ठीक है, और ये किसके नाम पे किया गया, तो अश्वेत जो डॉक्टर थे, बहुत बड़े ये साइंटिस्ट थे, डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हैंसन, ये पहली बार उन्होंने साउथ पोल के बारे में पता किया था। तो उन्हीं के नाम पे इसका हैंसन क्रेटर नाम रख दिया गया, साउथ पोल पे क्रेटर का। ठीक है, तो याद रखिएगा हैंसन क्रेटर क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव पे, जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है यानी साउथ पोल है, उस पे स्थित एक क्रेटर है, जिसका नामकरण किया गया है IAU द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसी है, ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, ये आपको याद रखना है। और ये ऐसा किसने बताया, तो नासा ने बताया है। ठीक है, याद रहेगा इतना।
चलिए अगला, अब एक चीज देख लेते हैं, तीव्रतम कंप्यूटर। तो जो फोगाकू है जापान का, ये तीव्रतम कंप्यूटर है अभी के वर्तमान के समय में। याद रखिएगा आप, ये पूछ सकता है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो तीव्रतम है फोगाकू। और इसकी जो क्षमता है वो पेटा फ्लॉप में है, तो पेटा फ्लॉप को पीएफ लिखा हुआ है मैंने। और इसकी कितनी है, 442 पेटा फ्लॉप इसकी क्षमता है, फोगाकू जापान। दूसरे नंबर पे समिट है जो कि अमेरिका का है, और इसमें आप डिफरेंस देखेंगे, जहां फोगाकू की जो है क्षमता है 442 पेटा फ्लॉप, वहीं अमेरिका की है 148 पीएफ, जो समिट नाम है इसका। तो 148 पेटा फ्लॉप और 442, देख रहे हो 3 गुना लगभग। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये याद रखना है आपको। और भारत की अगर आप बात करोगे तो भारत का परम सिद्धि है, जो अंडर 100 में भी नहीं है, 102वां स्थान मिला है परम सिद्धि को। इसकी क्षमता 4.6 पेटा फ्लॉप है। तीव्रतम कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, भारत का तीव्रतम है परम सिद्धि, ठीक है। दूसरा है भारत का प्रत्यूष, जिसको 121वां स्थान मिला है। तो भारत के टॉप 150 में ये 2-3 है, बट आप इन 2 को याद रखेंगे काम हो जाएगा। परम सिद्धि 4.6 पेटाफ्लॉप, ये भारत का तीव्रतम है। वहीं आप फोगाकू को देख लीजिए, 442 पेटाफ्लॉप, ठीक है, कितना डिफरेंस है। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसको मैं बिहार के करंट अफेयर में अलग कवर कर चुका हूँ बिहार की दृष्टि से। आज हम देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे। तो इस राष्ट्रीय यानी नेशनल मल्टीपल पावर्टी इंडेक्स, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये। सबसे कम गरीबी है केरल में, ठीक है। और केरल में कितने लोग गरीब हैं, तो 0.71% लोग गरीब हैं। सबसे सबसे कम गरीबी केरल में है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की हम बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। 51.91% लोग बिहार में गरीब हैं। दूसरे नंबर पे झारखंड है, 42.16। तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, 37.79% लोग गरीब हैं उत्तर प्रदेश में। तो आपको टॉप 3 रैंक याद होनी चाहिए, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। और इसमें भी मैंने आपको बिहार में आज ही बताया है सुबह वाले करंट अफेयर में, जिसमें बिहार स्पेशल का पार्ट 5 बनाया, कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो गरीब है वो किशनगंज जिला है, और सबसे कम पटना है, ठीक है। तो किशनगंज और अररिया 2 हैं। ये डिटेल्ड में जब हम बिहार पढ़ेंगे तो वहाँ ये देख चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट बिहार है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की यहाँ बात हो रही है। कम गरीबी की अगर यूनियन टेरिटरी में हम बात करें तो पुदुचेरी है। और सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरी में गरीबी की बात करोगे तो दादरा नगर हवेली है। तो हमने देखा सबसे कम गरीबी स्टेट में केरल में है, सबसे ज़्यादा बिहार में है। अगर हम इस यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे कम गरीबी पुदुचेरी में है, और सबसे ज़्यादा गरीबी दादरा एवं नगर हवेली में है। इतना याद रखेंगे तो काम चल जाएगा आपका। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है एसडीजी शहरी सूचकांक, ठीक है। तो एसडीजी शहरी सूचकांक को आपको याद रखना है। ये पहली बार जो है जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, जर्मन सहयोग लिया गया इसमें, और जर्मन की कंपनी है GIZ। इतना ही आप पे याद रखिएगा, जिज, ठीक है। तो ये नीति आयोग और जर्मन के सहयोग से बनाया गया एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी सूचकांक 2021, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और इसमें पहला स्थान मिला शिमला को, समझ में आया, पहला स्थान मिला इसमें शिमला को। हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स, शिमला इसमें पहला स्थान है शहरी सूचकांक में। दूसरा कोयम्बटूर है, तीसरे पे संयुक्त रूप से चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। याद रहेगा आपको, शिमला हिमाचल प्रदेश, कोयम्बटूर, चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम। हम शहरी सूचकांक की बात कर रहे हैं जो नीति आयोग और जर्मन सहयोग से बना है। इतना याद रखेंगे, ये भारत का पहला है, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ ले इस बार। शिमला पहले स्थान पे है। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा आपको। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 ये किसने जारी किया है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसे सर्वेक्षण में लोग अमूमन नीति आयोग क्लिक कर देते हैं, बट जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें एक नई श्रेणी को भी लाया गया था इस बार, प्रेरक दौर, इसको इंग्लिश में भी दौर ही बोलेंगे, DAUUR। तो प्रेरक दौर श्रेणी इसमें नई लाई गई थी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी डिटेल्ड में। गंगा के किनारे बसे 91 शहरों को इसमें रखा गया था, यानी जो 91 नगर हैं गंगा के किनारे बसे, उनकी भी इसमें श्रेणी लाई गई थी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी आते हैं सबसे पहला कौन है स्वच्छ सर्वेक्षण में, ठीक है। तो ये इसमें इंदौर 5वीं बार पहला स्थान हासिल किया है, मध्य प्रदेश से है इंदौर, ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर। दूसरे नंबर पर सूरत है,
विजयवाड़ा तीसरे पे है, नवी मुंबई चौथे पे है, पुणे पांचवें पे है। तो आपको पता है इंदौर है मध्य प्रदेश में, सूरत है गुजरात में, विजयवाड़ा ठीक है आंध्र प्रदेश, नवी मुंबई महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। याद रहेंगे आपको इतने, ये पहले तीन याद रखिए बस आप, इंदौर सूरत और विजयवाड़ा तो याद ही होने चाहिए, ठीक है। फिर दो याद ही रख सकते हो, दोनों महाराष्ट्र के हैं, नवी मुंबई और पुणे। ये हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में टॉप 5। और इंदौर ऐसा 5वीं बार करने वाला सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, ये वाटर प्लस शहर भी हो गया है, ODF प्लस प्लस है, यानी पानी की आधिक्यता है इस शहर में अब, ठीक है। पहला ऐसा शहर है जहाँ वाटर भी एक्स्ट्रा हो गया है, तो महत्वपूर्ण है इंदौर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला हम आते हैं शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्य। जिले हमने देख लिए हैं, शहर हमने देख लिए हैं, ठीक है। शहर में इंदौर पहले पे, सूरत दूसरे पे, विजयवाड़ा तीसरे पे। अब हम बात कर रहे हैं शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्य। तो अगर 100 स्थानीय निकायों से अधिक वाले राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ इसमें पहले पे है। और ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि छत्तीसगढ़ को लोग कम क्लिक करेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, केरल वगैरह सब क्लिक कर देंगे, मध्य प्रदेश कर सकते हैं, बट छत्तीसगढ़ पहले पे है जो 100 स्थानीय निकाय से अधिक हैं जिस राज्य में। और दूसरे पे महाराष्ट्र है, ठीक है, याद रहेगा, 100 स्थानीय निकायों से अधिक, समझ गए, 100 जो लोकल बॉडीज़ हैं जहाँ पे कॉरपोरेशन है, उनमें छत्तीसगढ़ पहले पे, दूसरे पे महाराष्ट्र। अगर हम 100 से कम स्थानीय निकायों की बात करें तो उसमें झारखंड पहले पे आता है और हरियाणा दूसरे पे आता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, झारखंड पहले पे है 100 स्थानीय निकायों से कम में, और दूसरे पे हरियाणा है। ये बातें वो हैं जो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस सर्वे को फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी क्रक्स करंट अफेयर में, तो आप इसकी महत्वपूर्णता समझ रहे होगे। गंगानगर की श्रेणी में वाराणसी पहले पे है, बिहार के दो हैं इसमें, मुंगेर और पटना, तो दूसरे पे मुंगेर है, तीसरे पे पटना है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का है जो कि पहले पे, बनारस भी इसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं वही जो नई कैटेगरी जोड़ी गई है स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार, प्रेरक दौड़ सम्मान श्रेणी, ठीक है। तो प्रेरक दौड़ सम्मान श्रेणी में 5 शहर हैं इसमें, जिसमें तिरुपति है आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली आप जानते ही हो दिल्ली का है, सूरत, फिर इंदौर, फिर नवी मुंबई। ये 5 नहीं याद रख सकते तो पहला याद रखिएगा, वैसे 5 याद होने चाहिए क्योंकि नया जोड़ा गया है, तो हो सकता है आपसे पूछ ले। तिरुपति, ठीक है, नई दिल्ली दूसरे पे, सूरत तीसरे पे, इंदौर चौथे पे और नवी मुंबई पांचवें पे। प्रेरक दौड़ सम्मान श्रेणी की बात कर रहे हैं जो कि इस बार इसमें नया जोड़ा गया है, ठीक है। और इनको सबको प्लेटिनम श्रेणी में रखा गया है, टॉप है ये, ठीक है। अगला एक चीज़ और इसी में है, सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती। अब इसी में ये चुनौती रखी गई थी, सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती, इसी में स्वच्छ सर्वेक्षण में, तो उसमें भी इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया है, दूसरा स्थान नवी मुंबई का है, ठीक है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जितनी बातें मैंने डिस्कस की हैं स्वच्छ सर्वेक्षण से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है नए भारतीय रामसर स्थल यानी न्यू वेटलैंड साइट्स। तो न्यू वेटलैंड साइट्स कौन सी हैं? 2 नई ऐड हुई हैं फिलहाल में, 2 फरवरी 2022 को वर्ल्ड वेटलैंड डे पे, जो कि 2 फरवरी 2022 को मनाया गया इस बार। तो उसमें 2 नए भारतीय रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। पीछे की आवाज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि नीचे शायद कोई प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो नए भारतीय रामसर स्थल वर्ल्ड वेटलैंड डे पे 2 फरवरी 2022 को ऐड किए गए। इसमें जो है पहला जो है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि गुजरात में है, और दूसरा है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में। आप इन दो को याद रखेंगे, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ टोटल हो गए हैं वेटलैंड अब भारत में 49 यानी 49। और ऐसा दक्षिण एशिया में सर्वाधिक करने वाला राज्य देश हो गया भारत, यानी दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वेटलैंड इस समय भारत में है जो कि 49 हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है गुजरात में, ये मीठे पानी की आर्द्र भूमि है यानी मीठे पानी की वेटलैंड है जो कि जामनगर जिले से संबंधित है गुजरात में। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है कबीर नगर, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में। और ये प्राकृतिक बाढ़ का मैदान है जो कि उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा बाढ़ का मैदान है, ठीक है। तो सबसे बड़ा वेटलैंड है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तरी उत्तर प्रदेश का, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। यूपी में इसी के साथ अब कुल 10 हो गए हैं बखीरा को ऐड होने के बाद वेटलैंड।
अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ इसमें पहले भी जोड़े गए हैं तो हो सकता है इसको पूछ ले। तो 14 अगस्त 2021 को 4 जोड़े गए थे और इसमें हरियाणा के 2 थे, भिंडावास और सुल्तानपुर वन, ये वेटलैंड, ठीक है, 2 साइट थी। हरियाणा की भिंडावास याद रखिएगा और सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी था जो वेटलैंड साइड में ऐड हुआ था। गुजरात के अगस्त में 2 हुए थे, वधवाना और थोल झील, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, वधवाना और थोल झील। और ये अब तीसरा आया है खिजड़िया गुजरात का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में है सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य, और ये T/2 अवार्ड इसको दिया गया। कहीं इसको कुछ लोग TX2 भी पढ़ते हैं, बट इसको T/2 पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये टाइगर की वृद्धि को 2 गुना करने से संबंधित है। ये T/2 अवार्ड तो ये सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को दिया गया है, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। और आप बस इसमें इतना ही याद रखेंगे। अगला एक महत्वपूर्ण है CATS, तो इसको मैं बिहार में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, बट फिर से देख लीजिए। CATS होता है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इसमें कुल 14 हैं वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के, जिसमें वाल्मीकि जो है बिहार का है और दुधवा जो है यूपी का है। बस इतना ही इसमें याद रखेंगे कि कुल 14 हैं, और इसमें बिहार का एक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर रिजर्व है, और असम के इसमें 3 है सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो कि असम और MP के दोनों के मिला के 3 हैं, 2 तमिलनाडु के हैं। बट आप इसमें क्योंकि यूपी बिहार के एग्जाम दे रहे हैं तो वाल्मीकि को याद रखेंगे और दुधवा को याद रखेंगे। बाकी सबसे ज़्यादा असम और MP के हैं 3, तो 6 ये हो गए, 2 तमिलनाडु के हैं 8, 2 ये हो गए 10, बाकी फिर एक है, महाराष्ट्र का एक है, ठीक है। ऐसे करके आप इनको याद रखेंगे। CATS में कुल 14 हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। बाकी वाल्मीकि बिहार से है, दुधवा यूपी से, ये भी याद रखेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है रामप्पा मंदिर और धौलावीरा, ये विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं। रामप्पा जो है 39वां है और धौलावीरा 40वां है, ठीक है। तो 40 के क्लब में शामिल हो गया है भारत, जिसमें 40 जो है विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। तो जो रामप्पा मंदिर है ये तेलंगाना में है और काकतीय डायनेस्टी से संबंधित है। इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको डिटेल्ड में थोड़ा पढ़ के जाइएगा रामप्पा मंदिर को। इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है बोली गई हैं। मार्को पोलो ने रामप्पा टेम्पल के बारे में कहा था कि दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है। किसने कहा था ये बात? ये मार्को पोलो ने कहा था इसके लिए कि दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा रामप्पा मंदिर, जिसको रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और मुख्य मूर्तिकार इसके रामप्पा थे, इसलिए इसको रामप्पा मंदिर कहते हैं। वैसे ये भगवान शिव को समर्पित रुद्रेश्वर मंदिर है, और ये 1213 ईस्वी में काकतीय डायनेस्टी ने, यानी काकतीय शासक ने बनवाया था। ये गणपति देव थे, उनके सेनापति थे रेचारिला रुद्र, उन्होंने करवाया था। तो ये रामप्पा मंदिर के डिटेल में पढ़ के जाइएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। धौलावीरा आप जानते हैं ये साइट है जो कि गुजरात में है, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है ये। तो ये 40th है और गुजरात में अवस्थित है। तो धौलावीरा के बारे में भी अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बड़ी सही चीज़ होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो विश्व धरोहर स्थल अब कितने हो गए भारत में? 40 हो गए हैं, जिसमें 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है, ठीक है। याद रखेंगे 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक यानी नेचुरल, और 1 मिक्स्ड है यानी मिश्रित है। इतना याद रहेगा, महत्वपूर्ण है। इसी में एक नोट और है कि इसी बैठक में जिसमें रामप्पा मंदिर और धौलावीरा को जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया 39 और 40वें में, इसी में ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइन सिटी है, जिसको इस धरोहर से दर्जा छीन लिया गया है, उसको इससे बाहर कर दिया है लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी को। तो लिवरपूल को याद रखिएगा, ब्रिटेन से संबंधित है, ठीक है, लंदन में है ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम। और यहाँ पे कुछ रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया है कि आपने इसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो याद रखिएगा ब्रिटेन की लिवरपूल को बाहर किया गया है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है प्लेटिपस अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटिपस अभ्यारण्य। ये विश्व का प्रथम होगा और ऑस्ट्रेलिया में इसका निर्माण किया जा रहा है। और प्लेटिपस आप समझ रहे होंगे क्या है, एक्चुअली ये बहुत ही एक विषैली ये जाति है, जो ये क्या करती है, खा जाती है, मतलब जहरीली होती है, और ये स्तनधारी जीव है प्लेटिपस, ठीक है। तो इसको जो है इसके लिए एक अभ्यारण्य बनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखिएगा प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, ये विश्व का प्रथम होगा जो कि बनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है।
इतना याद रहेगा। ये अंडे अंडे देने वाला एक जहरीला स्तनधारी जीव है प्लेटिपस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अगला एक महत्वपूर्ण है UNFF16। इसकी अभी एक मीटिंग हुई UNFF16 की न्यूयॉर्क में, और इस पे इसको कहा जाता है वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच के लिए 16वां सत्र था ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, UNFF16 ने, देखिए UN से हो गया यूनाइटेड नेशन, और फिर फॉरेस्ट से ले है FF का मतलब, तो आप याद रखिएगा ये, ठीक है। फोरम ऑन फॉरेस्ट, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑफ फॉरेस्ट 16 था ये, और इसमें 2030 तक पूरे विश्व में 2030 तक वन क्षेत्र में 3% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। तो हो सकता है पूछ ले आपसे कि 2030 तक वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि का लक्ष्य है। तो UNFF16 के लिए माध्यम से विश्व भर में जो लक्ष्य रखा गया है 3% वृद्धि का लक्ष्य है 2030 तक वन क्षेत्र में विश्व में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर है, देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य तो श्री विल्लीपुथुर बनाया गया। श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई इसका पूरा नाम है। श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु का है, और देश का ये 51वां बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया है। तमिलनाडु का ये 5वां होगा, और ये श्री विल्लीपुथुर और मेघामलाई, ये दोनों, देखो पूरा नाम है श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई। तो श्री विल्लीपुथुर और मेघामलाई दो बाघ चीज़ों को मिला के, दो बाघ अभ्यारण्य को मिला के ये एक बना दिया गया है। यानी ये वन्यजीव अभ्यारण्य था मेघामलाई और श्री विल्लीपुथुर, और इनको मिला के एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। तमिलनाडु का ये 5वां है, श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई, और देश का ये 51वां हो गया है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। 50वां कौन सा था, तो 50वां अगर पूछ ले आपसे तो कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वो 50वां बाघ अभ्यारण्य था, टाइगर रिजर्व था देश का। कौन सा, कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य 50वां था देश का। और अब यहाँ पे अगर बाघ की बात आ गई है तो एक चीज़ और याद रखनी है, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, जो कि 526 हैं, और ठीक है, याद रहेंगे आपको। 2967 जो है कुल बाघ हैं। सबसे ज़्यादा बाघ अभ्यारण्य MP में ही है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में है। इतना अगर आप याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में 526। दूसरे नंबर पे आप मुझे बताइएगा दूसरे पे हाईएस्ट कहाँ है, टाइगर्स, ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है, टॉप 3 पूछ लेगा तो क्या करेंगे। पहला तो मैंने बता दिया MP, दूसरा तीसरा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पहले पे मैंने बता दिया बाघ अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र है, ठीक है। तो ये था आज का पार्ट 2 नेशनल करंट अफेयर का। पार्ट 3 आपको कल मिल जाएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और प्यार देते रहिए, लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।